मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपन ने सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और उसका एक नोट भी अपन ने पढ़ लिया था कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए है। इस वर्ग मैट्रिक्स ए का आपने ट्रांसपोज निकाल करके इस वर्ग मैट्रिक्स ए में आपने उसका ट्रांसपोज जोड़ा था। ए में उसका ट्रांसपोज जोड़ने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई थी वो सममित मैट्रिक्स थी और इस ए में उसके ट्रांसपोज को घटाया था तो जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई थी वह मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स थी। वह मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स था? विषम सममित मैट्रिक्स था। इतना अपन ने स्टडी कर लिया था इसके अंदर। अब देखिए बेटा, आप लोग नोट नंबर 2 जो था वो क्या था? नोट नंबर 2 जो था वो ये है कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए को एक वर्ग मैट्रिक्स ए को सममित तथा विषम सममित, सममित तथा विषम सममित, सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में, योगफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं उसके बारे में बता रहा हूं कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए है, उसको सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए जो है वो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स का योगफल किस टाइप से होगा और सममित और विषम सममित मैट्रिक्स का जो योगफल है वो क्या वापस से वर्ग मैट्रिक्स ए प्राप्त होगा, इसको कैसे व्यक्त किया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अपने पास वर्ग मैट्रिक्स ए है। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स ए का सममित पार्ट क्या होता है? किसी भी वर्ग मैट्रिक्स ए का सममित पार्ट ये होता है कि ए में आप उसका ट्रांसपोज जोड़ देंगे तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो सममित मैट्रिक्स होगी और ए में आप उसका ट्रांसपोज घटा देंगे तो प्राप्त मैट्रिक्स कैसा होगा? विषम सममित मैट्रिक्स होगा। अब अपन वर्ग मैट्रिक्स ए को किसके टाइप में लिख रहे हैं? सममित और विषम सममित के योगफल के टाइप में लिखना चाह रहे हैं। तो सममित और विषम सममित का योगफल कर देते हैं अपन। तो ये सममित और विषम सममित का योगफल कर दिया है। अब देखिए, सममित और विषम सममित, ये सममित पार्ट था, ये विषम सममित पार्ट था और इसका योगफल प्लस लगा दिया बीच में और दोनों को आप 1/2 से गुणा कर दो। ऐसा करने पर प्राप्त मैट्रिक्स ए ही आएगी। ये उसका सममित पार्ट है। आपको इससे पहले वाले नोट में मैंने बताया ये उसका विषम सममित पार्ट है। सममित और विषम सममित कब प्राप्त होते हैं? किसी भी मैट्रिक्स ए में उसका ट्रांसपोज जोड़ दें तो सममित पार्ट होगा, ए में उसका ट्रांसपोज घटा दे विषम सममित प्राप्त होगा। और नोट क्या लिख रहे हो? सममित और विषम सममित का योगफल मैट्रिक्स ए आना चाहिए। तो देखिए, सममित पार्ट प्लस विषम सममित पार्ट बराबर क्या प्राप्त होगा? ए। बस यार थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1/2 से इसको गुणा कर देना है। 1/2 से क्यों गुणा किया है? देखिए आप, ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित पार्ट था प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या आ गया? विषम सममित पार्ट आ गया। सममित और विषम सममित को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया है। जोड़ा तो ए का ट्रांसपोज प्लस का है, ए का ट्रांसपोज माइनस का है, कैंसिल हो गया है। ए प्लस ए जुड़ के कितना आ गया? 2a। लेकिन अपने को मिलना क्या चाहिए? ए मिलना चाहिए। ए कब मिलेगा? जब बाहर अपन इसके 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अपने को क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। इसलिए यहाँ 1/2 और इन दोनों के साथ लगा देना है। किसके साथ? सममित और विषम सममित जो पार्ट है उसके साथ आपको 1/2 गुणा में कर देना है। ये आपका नोट नंबर 2 था। एक वर्ग मैट्रिक्स ए को, एक वर्ग मैट्रिक्स ए को सममित
तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, तो आप बताएंगे वर्ग मैट्रिक्स A बराबर 1/2 सममित पार्ट प्लस 1/2 विषम सममित पार्ट। अब मैट्रिक्स में सममित पार्ट क्या होगा, A में उसका ट्रांसपोज जोड़ दें वो सममित होगा, और उस मैट्रिक्स A में उसका ट्रांसपोज घटा दे तो वो कैसा पार्ट होगा, विषम सममित पार्ट होगा। एग्जाम्पल इसमें कैसा पूछा जाता है ये आपको मैं बताता हूं। एक वर्ग मैट्रिक्स A बराबर 1 2 0 3 को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में, सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये वर्ग मैट्रिक्स आपका A है, इसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए A बराबर क्या है, 1 2 0 3। इसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो पहले आप इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, A प्लस A का ट्रांसपोज। तो पहले तो A का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A का ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए 1 2 ये 1 2 0 3 ये 0 3। अब सममित और विषम सममित के योगफल में इसको व्यक्त करना है, तो आप पहले इसका सममित पार्ट A प्लस A का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। देखिए इसका A प्लस A का ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो A में A का ट्रांसपोज जुड़ेगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। ये इसका A प्लस A का ट्रांसपोज सममित पार्ट आ गया है। अब देखिए आप इसका A माइनस A का ट्रांसपोज निकालेंगे। आप A माइनस A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो A में से A का ट्रांसपोज घटाओ, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2, 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2, और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। ये आ गया उसका सममित पार्ट और विषम सममित पार्ट। अब देखिए आप कैसे एक वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित पार्ट में व्यक्त करते हैं, उसका फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पर। क्या है उसका कंसेप्ट, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त करने का। एक मैट्रिक्स A को सममित और विषम सममित में कैसे व्यक्त करते हैं, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। ये एक मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित में व्यक्त करने का फॉर्मूला बताया मैंने। 1/2 को बाहर रहने दो और A प्लस A का ट्रांसपोज बता दीजिए। A प्लस A का ट्रांसपोज कितना है, 2 2 2 6, 2 2 2 6 प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज कितना है, A माइनस A का ट्रांसपोज है 0 2 -2 0, 0 2 -2 0। अब देखिए आप यहां पर इस 1/2 को आप इसके अंदर गुणा कर देंगे, 1/2 को इसके अंदर गुणा करेंगे तो 1/2 बताया था मैंने, मैट्रिक्स में अदिश राशि बाहर हो तो वो राशि मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगी। तो 1/2 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 1 कितना आ जाएगा, 1 1 और 3 प्लस 1/2 को फिर अंदर गुणा करूंगा यहां तो 0 से गुणा होगा तो 0, 2 से गुणा होगा तो 1, 2 से गुणा होगा तो -1 और 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ता हूं मैं, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ता हूं तो देखिए 1 प्लस 0 कितना होगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस -1 कितना हो जाएगा 0, 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए बेटा
ए बराबर वापस वही मैट्रिक्स आ गई है जो अपन ने ली थी। ए बराबर क्या लिया था, 1 2 0 3, ए बराबर 1 2 0 3। तो देखिए एक वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के योगफल में व्यक्त करने का क्या तरीका है, 1/2 सममित पार्ट प्लस 1/2 विषम सममित पार्ट। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन मैट्रिक्स को उसके सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख करके उसी मैट्रिक्स ए को वापस से प्राप्त किया जा सकता है। अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ सवाल आपके बुक में भी हैं, उनको भी आपको करना है। सवाल की जो थ्योरी है वो बुक में आपको ऐसी ही मिलेगी कि एक वर्ग मैट्रिक्स ये है, इसको सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में कैसे व्यक्त करना है, उसका पूरा तरीका आपको इस तरीके से उसको सवाल को करना है। अब देखिए बेटा नोट नंबर 3 की बात करता हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको चैप्टर में सारे में काम में आएंगे। नोट नंबर 3 जो है वो देखिए, दो विकर्ण मैट्रिक्स, दो विकर्ण मैट्रिक्स का गुणनफल भी एक विकर्ण मैट्रिक्स होता है। देखिए दो विकर्ण मैट्रिक्स का गुणनफल भी एक विकर्ण मैट्रिक्स ही होगा। आपको पता है विकर्ण मैट्रिक्स को कैसे लिखते थे अपन, DIG से लिखते थे। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स DIG A1 A2 A3 AN है। इसको आपको गुणा करना है दूसरे DIG मैट्रिक्स, दूसरे विकर्ण मैट्रिक्स से। लिखा है ना दो विकर्ण मैट्रिक्स का गुणा। तो दूसरा मैट्रिक्स है अपने पास B1 B2 B3 BN। ये दो आपके विकर्ण मैट्रिक्स हैं। इन दोनों विकर्ण मैट्रिक्स को आपस में गुणा करूंगा तो एक विकर्ण मैट्रिक्स ही होगा। वैसे विकर्ण मैट्रिक्स की आपको परिभाषा पता होगी, एक ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट शून्य हो, वो मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स होता है। और विकर्ण मैट्रिक्स को DIG ABC मुख्य विकर्ण के एलिमेंट लिख देते हैं उसके अंदर, इससे व्यक्त करते हैं। तो अपन ने लिखा है दो विकर्ण मैट्रिक्स का गुणनफल भी एक विकर्ण मैट्रिक्स होगा। इस टाइप की दो विकर्ण मैट्रिक्स आ गई आपकी, मान लीजिए DIG ABC और DIG XYZ। तो इनका गुणा भी आएगा DIG और उनके मुख्य विकर्ण के गुणा अवयव आपस में गुणा हो जाएंगे। तो मुख्य विकर्ण के अवयव आपस में गुणा होंगे तो क्या होगा, AX BY और CZ। ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी एक विकर्ण मैट्रिक्स ही बनेगा और उसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट आएंगे AX BY और CZ। तो यहाँ DIG A1 A2 A3 AN DIG B1 B2 B3 BN है। तो जब अपन इसको गुणा करेंगे तो DIG A1 B1 A2 B2 दूसरा एलिमेंट मुख्य विकर्ण का दूसरे विकर्ण अवयव से ही गुणा होगा, तीसरा अवयव तीसरे से ही गुणा होगा, A3 B3 AN BN। ये दो विकर्ण मैट्रिक्स का गुणा आप लोगों के सामने है। दो विकर्ण मैट्रिक्स को आपस में गुणा करेंगे तो उनका गुणा भी एक विकर्ण मैट्रिक्स से आप लोगों को प्राप्त होगा। नोट नंबर 4, दो विकर्ण मैट्रिक्स का गुणनफल भी एक विकर्ण मैट्रिक्स ही होता है। वैसे ही दो अदिश मैट्रिक्स का गुणनफल भी एक अदिश मैट्रिक्स ही होता है।
एक अदिश मैट्रिक्स ही होता है। दो अदिश मैट्रिक्स का गुणनफल भी एक अदिश मैट्रिक्स ही होता है। दो अदिश मैट्रिक्स का गुणनफल भी एक अदिश मैट्रिक्स होता है। आपको पता है अदिश मैट्रिक्स कैसा आता है? जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट सेम हो। जैसे यहां पर आ गया के। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, तो ये एक अदिश मैट्रिक्स हो गया है। और ये दूसरा अदिश मैट्रिक्स है एक x 0 0 0 x 0 0 0 x। ये दो अदिश मैट्रिक्स हो गए। इन दोनों अदिश मैट्रिक्स को जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा, गुणा करने का तरीका आपको पता है, k को x से गुणा करेंगे 0 0। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा? kx। k को 0 से गुणा किया 0, 0 को x से गुणा किया 0, 0 को 0 से गुणा किया 0। तो ये एलिमेंट भी 0 आ जाएंगे, दोनों आगे वाले भी। ये भी 0 आएगा, गुणा करूंगा तो ये k को x से गुणा कर दूंगा, क्योंकि देखिए 0 x से गुणा 0 हो जाएगा। k को 0 से गुणा किया 0 और 0 को 0 से गुणा किया 0, 0 को 0 से गुणा करूंगा 0, k को x से गुणा करूंगा तो kx, और 0 को 0 से गुणा करूंगा तो क्या जाएगा 0। तो ये 0 0 0 और ये kx। तो देखिए इसके मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट सेम आएंगे। तो ये अदिश मैट्रिक्स ही आया। कब आया? जब दो अदिश मैट्रिक्स को आपस में गुणा किया तो प्राप्त मैट्रिक्स भी कैसा मैट्रिक्स होगा? अदिश मैट्रिक्स ही होगा। तो लिखा अपन ने दो अदिश मैट्रिक्स का गुणनफल भी एक अदिश मैट्रिक्स ही होता है। नोट नंबर 5, दो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अपने त्रिभुजाकार मैट्रिक्स भी पढ़ा था प्रकार में आपने। दो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का गुणा, दो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का गुणनफल भी एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ही होगा। एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ही होगा। अब त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में अभी आपने दो प्रकार पढ़े थे, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और एक था निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। आप दो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स लेंगे तो उनका गुणा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से आएगा। दो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स लेंगे तो उनका गुणा भी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ही आएगा। तो पांचवा नोट है, दो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स को आपस में गुणा करेंगे तो उनका गुणा भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स से आएगा। अब दोनों एग्जाम्पल ऊपरी त्रिभुजाकार के लोगे तो ऊपरी त्रिभुजाकारी मैट्रिक्स आएगा। दोनों एग्जाम्पल आप निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स के लोगे तो वो जो गुणा आएगा वो भी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का ही आएगा। नोट नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अपने पास x बराबर 2 है जैसे, और अपने को कभी भी x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती थी तो अपन दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया करते थे। x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स A है और उसमें एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4, और आपको मैट्रिक्स A स्क्वायर ज्ञात करनी है। मैट्रिक्स क्या ज्ञात करनी है? A स्क्वायर। अब जैसे आपके पास बीजीय संख्या था x बराबर 2, इसका x स्क्वायर चाहिए था तो आपने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। लेकिन यहां मैट्रिक्स है A बराबर 1 2 3 4 और आपको A स्क्वायर चाहिए, तो आप ये वाला दिमागी यहां पर काम में लेंगे कि A बराबर 1 2 3 4 है तो इधर भी 1 2 3 4 और स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो ये A स्क्वायर ऐसे आप ज्ञात करेंगे तो वो एक गलत प्रोसेस है। मैट्रिक्स के अंदर आप दोनों पक्षों का वर्ग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं नोट 6 के अंदर बता रहा हूं आप लोगों को। इसके अंदर जैसे कोई भी मैट्रिक्स आपके पास A होगी तो आपको मान लीजिए A स्क्वायर ज्ञात करना है। तो A स्क्वायर ज्ञात करना है तो आप A स्क्वायर के दो टुकड़े करेंगे, A इंटू A।
क्योंकि ए स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स ए यहां पर 2 बार गुना है, तो आप 2 बार लिख के ही गुना करेंगे उनको, ऐसे नहीं दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। या आपको मान लीजिए ए क्यूब ज्ञात करना हो, सवालों में आएंगे आपके पास, ए क्यूब आपको ज्ञात करना हो तो ए क्यूब भी आपको ए को 3 बार लिख करके गुणा करना है, ए इंटू ए। यानी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, पहले आप ए और ए गुणा करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, फिर उस ए स्क्वायर को आप किससे गुणा करोगे, ए से गुणा करोगे, तो ए स्क्वायर को ए से गुणा करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए क्यूब। ए को ए से गुणा करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए। सपोज आपके पास ए की पावर n है, तो ए की पावर n को कैसे लिखा जाएगा, a इंटू ए डैश ए, कि a को n बार हमने गुणा कर दिया है, तो अब हमारे पास आ गया है a की पावर n। तो ये याद रखें, जैसे कोई मैट्रिक्स a है तो आप उसको जो है 2 बार गुणा करना चाहते हैं तो आप दोनों पक्षों का वर्ग ना कर दें, उसके लिए आप लोग जो है a इंटू ए ही करेंगे। इसके बाद नोट नंबर जो है 7 देखें आप, नोट नंबर 7 जो है उसमें ऐसा है कि आपके पास a की पावर m+1 लिखा गया है, मैट्रिक्स a है कोई, उस मैट्रिक्स a पर पावर लगाई हुई है m+1, तो आप इसकी पावर को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, a की पावर m इंटू ए की पावर 1। अब देखिए दोनों का बेस इक्वल है तो पावर इनकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ए की पावर m+1 को आप क्या लिखोगे, ए की पावर m इंटू ए की पावर 1। ए की पावर आपके पास है n+1, तो आप इसे क्या लिखोगे, ए की पावर n इंटू ए की पावर 1। आपके पास है ए की पावर m+n, ए की पावर m+n है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। इस तरीके से आप जो है इसके मैट्रिक्स के पावर को भी तोड़ सकते हैं। ए की पावर m+1 को ए की पावर m ए की पावर 1, ए की पावर n+1 को ए की पावर n ए की पावर 1, ए की पावर m+n को ए की पावर m इंटू ए की पावर n। इनका बेस समान है, आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी, तो इधर LHS आपको प्राप्त होता जाएगा। एक नोट नंबर जो 7 है, 8 जो है वो और देख लीजिए आप लोग। आपके पास आ गया a की पावर m की पावर n, तो आप इसके अंदर n को अंदर ला सकते हैं, a की पावर n की पावर m, a की पावर n की पावर m, n को अंदर m को बाहर, या आप a की पावर n की पावर m है तो यहां पावर इनकी गुणा भी हो सकती है, nm। ये आपका नोट नंबर 8 है। देखिए इसमें आज आपको जो 8 नोट बताए वो बताए मैंने आपको कि किसी भी वर्ग मैट्रिक्स जो है ए को आप सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। दूसरा नोट था आपका 2 विकर्ण मैट्रिक्स का गुणनफल भी एक विकर्ण मैट्रिक्स ही होता है। तीसरा था 2 अदिश मैट्रिक्स का गुणनफल भी एक अदिश मैट्रिक्स ही होता है। 2 त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का गुणनफल भी एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स ही होता है। ए स्क्वायर कभी भी ज्ञात करना हो मैट्रिक्स का, ए स्क्वायर ज्ञात करना हो तो ए इंटू ए आप उसे 2 बार गुणा करेंगे। ए क्यूब आपको ज्ञात करना है तो ए इंटू ए उसे 3 बार गुणा करेंगे, या ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे आप लोग। ए की पावर n आपको ज्ञात करना हो तो ए को आप n बार गुणा कर देंगे। ए की पावर m+1 है तो आप उसकी पावर को तोड़ देंगे, ए की पावर m इंटू ए की पावर 1। ए की पावर n+1 है तो आप उसकी पावर को तोड़ देंगे, ए की पावर n इंटू ए की पावर 1। ए की पावर m+n है तो उसे आप लिख देंगे ए की पावर m इंटू ए की पावर n। और ए की पावर m की पावर n है तो आप n को अंदर ला सकते हैं, m को बाहर, ए की पावर n की पावर m या ए की पावर nm, ऐसा आप उसको लिख सकते हैं। ये आपके मैट्रिक्स के सारे टोटल जो चैप्टर 3 में कंसेप्ट है वो सारे आप लोगों को बता दिए हैं।
इसमें एक मैट्रिक्स का व्युत्क्रम भी आता था पहले एनसीईआरटी की बुक में, वो अब आपके जो इस बुक में है उसको हटा रखा है। फिर भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम अपन 5th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वहां पर आप लोगों को मैट्रिक्स के व्युत्क्रम के बारे में बता दिया जाएगा। अब देखिए इस पे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये सारी बातें आपको नोट्स की कॉपी में उतार लेना है, और जो अब मैं एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगा उसे भी आपको नोट्स की कॉपी में उतारना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए आपके पास एग्जाम्पल बताया है कि यदि f(x) बराबर cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। यदि f(x) बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए f ऑफ a इंटू f ऑफ b बराबर f ऑफ a प्लस b। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए इस सवाल को अपन आगे करें उससे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स की परिभाषा पर जाते हैं। मैट्रिक्स की परिभाषा ये थी कि कोई भी मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन कैसे बताया जाता है कि गणितीय जो संख्याएं हैं, संख्याओं और फलनों का पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने की जो आयताकार व्यवस्था है वो मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो एक फलनों के रूप में और संख्याओं का कंबाइंड मिक्स किया हुआ मैट्रिक्स है आप लोगों के सामने। इसमें देखिए 4 तो जो है cos x माइनस साइन x साइन x cos x, ये तो त्रिकोणमितीय फलन है, और ये गणितीय जो अपनी संख्याएं रियल नंबर है वो है। अब ये जो मैट्रिक्स है अपने को फलन के रूप में दी गई है, फंक्शन के रूप में दी गई है। देखिए आपने बहुपद पढ़ा होगा, जैसे बहुपद आपके पास ऐसे लिखा होता है f(x) बराबर x² माइनस 2x प्लस 1 है। ये कोई बहुपद आपका 2 घात का। अब आपको इस बहुपद f ऑफ x लिखा है, इसका मतलब यह है कि आगे जो फंक्शन आने वाला है, आगे जो बहुपद आने वाला है उसमें चर पद x का प्रयोग किया गया है। तो आप इस बहुपद को x चर के बजाय y चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे y चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप x के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, y। तो x के स्थान पर आपने यहाँ y पुट किया तो आगे आने वाले जो x हैं उनकी जगह आप y पुट करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, y² माइनस 2y प्लस 1। तो ये जो फंक्शन x के चर में था वो किसके चर में कन्वर्ट हो गया है, y के। आप इसे z के चर में कन्वर्ट करना चाहें तो fz बराबर क्या हो जाएगा, z² माइनस 2z प्लस 1। कॉन्स्टेंट पर तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो वो तो ऐसे कैसे रहेगा, और जहां x दिख रहा है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, z पुट कर दूंगा। अब देखिए कि ये मेरे पास जो फंक्शन दिया गया है अर्थात जो मैट्रिक्स दी गई है वो x चर में दी गई है, x x x x, और मुझे प्रूफ करना है f ऑफ a इंटू f ऑफ b बराबर f ऑफ a प्लस b। ऐसा मेरे को इसमें प्रूफ करना है। अब देखिए आप पहले उसमें जो जो मुझे लाना है वो पहले मैं लिख लेता हूं। f ऑफ a मुझे लाना है, वहां पर f ऑफ a मुझे लाना है तो मैट्रिक्स में जहां मुझे x दिखता है वहां पर a पुट कर देना है। देखिए क्या आ जाएगा, cos a माइनस साइन a और 0। यहां क्या आ जाएगा, साइन a cos a और 0 0 0 1। ये आ गया f ऑफ a। अब देखिए f ऑफ b लाएंगे अपन, x के स्थान पर b पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, cos b माइनस साइन b और ये 0 साइन b cos b और ये 0 0 0 और ये 1। और एक इसका RHS जो लिखा गया है वो f ऑफ a प्लस b है।
तो इसके RHS में जो f ऑफ a प्लस बी है तो x के स्थान पर a प्लस बी पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए cos x के स्थान पर a प्लस बी तो cos a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी और 0, ये हो गया है साइन a प्लस बी cos a प्लस बी और ये 0 0 1। अब देखिए बेटा इसका LHS ये है, कह रहा है कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ a को आपको f ऑफ b से गुणा करना है और फिर f ऑफ a प्लस बी लेकर के आना है। अरे कहने का मतलब सीधा सीधा है कि इस f ऑफ a और f ऑफ b इस मैट्रिक्स को आप गुणा करें तो गुणा उसका ये आ जाना चाहिए, ये गुणा आ जाएगा तो ये गुणा किसके बराबर है, f ऑफ a प्लस बी के, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। तो देखिए अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसमें अपन इसका LHS ले लेते हैं। इसका LHS क्या है, f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी। अपन यहां ले रहे हैं अपन f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी। f ऑफ a की जगह जो मैट्रिक्स है उसका वो लिख दो। आप लिख रहे हो तो क्या आएगा, कोस a माइनस साइन a 0, साइन a कोस a 0 0 0 1। ये f ऑफ a हो गया है, कोस a माइनस साइन a 0, साइन a कोस a 0 0 0 1। f ऑफ b अपन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस b माइनस साइन b 0, साइन b कोस b 0 0 0 1। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स को मैं गुणा करता हूं। गुणा करना आता है आपको, पंक्ति उठाएंगे स्तंभ से गुणा करेंगे, कोस a को कोस b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस a कोस b, फिर प्लस का साइन, माइनस का साइन a साइन b को गुणा करेंगे तो माइनस का साइन a साइन b, प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस साइन a साइन b, और 0 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 0। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई है, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करता हूं। कोस a को माइनस साइन b से गुणा करूंगा तो क्या जाएगा, माइनस का कोस a साइन b, माइनस के साइन a को कोस b से गुणा करूंगा तो क्या जाएगा, माइनस का साइन a कोस b, और 0 को 0 से गुणा करूंगा तो क्या जाएगा, 0। पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करूंगा, कोस a को 0 से गुणा किया 0, साइन a को 0 से गुणा किया 0, और 0 को 1 से गुणा किया तो 0, तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब देखिए पहली पंक्ति तीनों स्तंभ से गुणा, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, साइन a को कोस b से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, साइन a कोस b कोस a साइन b प्लस 0, साइन a कोस b कोस a साइन b और 0। साइन a साइन b किसका, माइनस का, माइनस का साइन a साइन b, कोस a कोस b किसका, प्लस का हो जाएगा यहां पर, कोस a कोस b और प्लस 0, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 0 0। तीसरे पंक्ति को आप पहले स्तंभ से गुणा करो, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 0 0 0 और 0। और देखिए 0 0 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1। तो अपन ने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुणा कर दिया, पंक्ति को स्तंभों से गुणा किया, तो ये मैट्रिक्स अपने पास प्राप्त हुई। आगे देखिए आप लोग, देखिए कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, सब लोगों ने 11वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है। कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a प्लस b। कोस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, 11वीं क्लास में पढ़ा है आपने, कोस a प्लस b बराबर कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, और ये प्लस 0, तो यही संख्या अपने पास प्राप्त हो जाएगी, कोस a प्लस b। इसके अंदर इन दोनों में देखिए आप माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको,
कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस के हो गए और तीनों जीरो जुड़ के यहां जीरो हो गया है। यहां देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला हुआ? साइन ए प्लस बी का। इसको थोड़ा सा पहले प्लस वाले को पढ़ो। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का। और तीनों जीरो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो, ये जीरो, जीरो और ये हो जाएगा 1। अब देखिए बेटा, यहां आ गया है कॉस ए प्लस बी। देखिए यहां पर, इधर से पढ़ो आप इसको, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बाहर तो ये पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, और इसको इधर से पढ़ो आप, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का। और ये बाहर वाला माइनस, ये जीरो, ये हो गया है साइन ए प्लस बी, ये हो गया है कोस ए प्लस बी, ये हो गया जीरो, 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 1। अब देखिए आपने लिया क्या था? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। आपने इसको गुणा किया, गुणा करने पे ये मैट्रिक्स आई, दोनों का गुणा आपका क्या आया? कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, जीरो, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, जीरो, 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 1, जो कि इस मैट्रिक्स से मैच हो रहा है। देखिए कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, जीरो, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, जीरो, 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 1। अर्थात ये वाला मैट्रिक्स किसके बराबर था? एफ ऑफ ए प्लस बी के। किसके बराबर था? एफ ऑफ ए प्लस बी के। तो आपने एलएचएस में क्या लिया था? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, और क्या प्राप्त हुआ? एफ ऑफ ए प्लस बी। इसका मतलब एलएचएस बराबर क्या आया हमारे पास? आरएचएस। अतः ये क्वेश्चन पूरा सोल्व होता है अपना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। और इसे आपको नोट्स की कॉपी में उतार लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके जो भी अब प्रॉब्लम होंगी वो आपको 3.1, 3.2 की अगले वीडियो के अंदर अपन लगातार बताते जाएंगे। धन्यवाद।